बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो नॉवेल स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है बात उम्र भर की है और उसको लिखा है हमारी बहुत ही प्यारी राइटर वर्दा सुल्तान ने। बहुत ही प्यारा सा नॉवेल और बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस नॉवेल में। बेसिकली इसमें 3 डिफरेंट कपल्स हैं। फर्स्ट कपल रूड हीरो प्लस रूड हीरोइन। सेकंड कपल बहुत ही स्वीट कपल है, हीरो पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। और थर्ड कपल भी बहुत स्वीट है, उसमें स्वीट हीरो प्लस स्वीट हीरोइन। और बेसिकली इस नॉवेल्स में 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं, ईरान, अमेरिका एंड दुबई। इस नॉवेल में फ़ारसी और अरेबिक ज़ुबान का भी इस्तेमाल किया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी बोलने की, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। इस नॉवेल में फ्रेंडशिप बॉन्ड, फैमिली बॉन्ड, आपस की दुश्मनियाँ, वो हर चीज़ बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाई गई है। उम्मीद है आपको ये नॉवेल पसंद आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बात उम्र भर की है। अज कलम वर्दा सुल्तान। अज रंजी खस्ता काजन में नेस्त, मैं उस गम से तंग हूं जो मेरा नहीं है। हर खाकी निश्ताम के अजान में निस्त, मैं ऐसी जमीन में रहता हूं जो मेरी नहीं है। बानामी जीस्ताम काजान में निस्त, मैं ऐसे एक ऐसे नाम के साथ रहता हूं जो मेरा नहीं है। अज दर्दी गरिस्ताम काजम में निस्त, मैं उस दर्द से रोता हूं जो मेरा नहीं है। अज लज्जती जान गरिफ्ताम काजान नेस्त, मैं ऐसी मौत मरता हूं जो मेरी नहीं है। फ्रॉम द गार्डन्स ऑफ मिरर 1959। जमीन से कई हजार फुट की बुलंदी पर बादलों के संग महवे परवाज जहाज अपने साथ सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर जानी पहचानी मंजिल की तरफ रवां दवा था। उन मुसाफिरों में एक वो भी थी, नाराज आंखों वाली लड़की, जिसे देखकर लगता था किसी अपनी की हुई नाइंसाफी पर पहरों रोती रही हो। अब भी आंखों में बार बार पानी आ रहा था जिसे वो बार बार साफ करती, लेकिन फिर भी एक बागी आंसू उसके जब्त का पैमाना मजाक बनाता हुआ गाल पर लुढ़का था। शोक मनाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, थोड़े आंसू बचा कर रख लो। वो जो काफी देर से उसका रोना नोटिस कर रहा था आखिर बोल पड़ा, जो नुकसान हो चुका है ना, उस पर पूरी उम्र बैठकर आंसू बहाऊं तब भी कम है। दाएं आंख के किनारे पर आया आंसू अंगूठे की मदद से झटकते हुआ वो बामुश्किल बोली थी, 2 दिन से इतना रो लिया था कि अब तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। हम्म, फेयर एनफ, हैप्पी क्राइंग। वो वापस हाथ में पकड़ी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया था। वो उसे देखकर रह गई थी। उसने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा बदमिजाज और ढीठ शख्स नहीं देखा था। तुम एक बहुत ही बदतमीज आदमी हो, कई बार का दिया गया लकब एक बार फिर दोहराया उसने। तुमसे बेहतर कौन जानता होगा मिस अफसाने मेहरदाद। वो किताब का सर वर्क पलटते मजे से बोला, मेरा नाम अफसाने हैदर है, माइंड इट। अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। चबा चबाकर अल्फाज अदा करते हुए तनफ्फुर से बोली। हाँ ठीक है, वो रोती रही थी और आवाज भी बैठ रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे जवाब नहीं दे सकती थी। तुम अभी तक सदमे में हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा कि इतना हैंडसम और स्मार्ट लड़का जिस पर दुनिया मरती है, उससे तुम्हारी शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं, होता है। अब कहाँ तुम, कहाँ मैं। किताब से सर उठाकर उसकी आंखों में देखता वो साफ उसे चिढ़ा रहा था। अफसाने जलकर आंखों पर बाजू रखे रुख फेर गई थी। फिलहाल इतनी एनर्जी नहीं थी कि उस ढीठ आदमी से बहस करती। जितना वो खूबसूरत था उसे कहीं ज्यादा जहरीली उसकी जुबान थी। वो मुस्कुराता वापस किताब की तरफ मुतवज्जे हो गया। अब अगला सीन। पता नहीं कितने घंटे गुजरे थे, वक्त का कोई हिसाब याद नहीं था उसे। वो पता नहीं कब सो गई थी। अब भी दांत की आवाजें देने पर भी वो टस से मस ना हुई तो उसने दांत पीसते हुए कंधे से पकड़कर उसे झंझोड़ा था। तुम कोई नशा वशा करके तो नहीं सोई थी। अब वो बेजारी से उसे किसमसाकर आंखें खोलता देख रहा था। अजीब लड़की थी, वैसे रो रो कर आफत मचा रखी थी और अब इतने मजे से इतने घंटों से नींद की वादियों में गुम थी। दांत को सफर में नींद नहीं आती थी। पूरा सफर बोरिंग गुजरा था। आप क्या मुसीबत हो गई है, क्यों मेरे सर पर सवार हो। वो दाएं बाएं सर हिलाती बेजार हुई। एक ही एंगल पर सोने से गर्दन दर्द कर रही थी। मैं सर पर सवार हूं या तुम गधे घोड़े बेच रही थी ख्वाबों में। कब से जगाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें बेचने का क्यों सोचूंगी, और वैसे भी तुम्हें खरीदेगा कौन। मुंह पर हाथ रखकर उसने जमाई रोकी। मेहरदाद ने कलस कर उसे देखा था। बोलते हुए कभी नहीं सोचती थी ये लड़की, अब शौहर को गधे घोड़ों से मिला रही थी। मेरा फिलहाल तुम्हारे मुंह लगने का कोई इरादा नहीं है। थोड़ी देर में प्लेन लैंड करने वाला है, इसीलिए जगाया है। हुलिया दुरुस्त कर लो अपना। उसने दांत पर दांत जमाकर सबसे बात मुकम्मल की। क्या है मेरे हुलिये को, ठीक तो है। उसने टी शर्ट को खींचकर सीधा किया। अच्छा भला हुलिया था, उस पर भी उस शख्स को एतराज था। लॉन्ग कोट निकाल कर पहन लो,
और सर पर कोई स्कार्फ वगैरह बांध लो। वो उसे हिदायत देता अपनी चीजें समेट रहा था। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्या हम अफगानिस्तान लैंड करने वाले हैं? वो उसे घूर कर बोली। सुना था कि अमरीकियों का जनरल नॉलेज सिफर होता है, आज अमली मुजाहरा देख लिया। मिस अफसाने, आप ईरान की सरजमीन पर कदम रखने वाली हैं और यहाँ पर औरतें सर ढक कर बाहर निकलती हैं। बगैर तंज का तड़का लगाए कोई बात करना उस टेक्स्ट की शान के खिलाफ था। जैसे अफसाने को यकदम से ईरान के मुतालिक वक्तन फवक्तन सुनी हुई न्यूज याद आई। तुम अगर अपने ईरान की शान में गुस्ताखी नहीं सुनना चाहते तो मेरे मुल्क और मेरे लोगों के बारे में अपना मुंह बंद ही रखना। वो जलकर बोली थी। इस सारी बात का मतलब मुझे यही समझ आया कि तुम्हें स्कार्फ लेने पर एतराज नहीं है। दैट्स गुड। वो उसे लिए बगैर बोला था। मैं एक वेल मैनर्ड लड़की हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि हर इलाके का एक अलग ड्रेस कोड होता है और मैं रिवायत का एहतराम करने वालों में से हूँ। तुमने क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है? उधार रखना उसे भी नहीं आता था। अब बड़ी जुबान चल रही है तुम्हारी, वरना कुछ घंटे पहले तक तो जो रोना धोना मचा रखा था, लग रहा था जहाज ही बह जाएगा तुम्हारे आंसुओं से। वो महसूस हुआ था उसके जवाब से। मेरे रोने का मतलब ये कभी भी ना लेना कि मैं कमजोर हूँ। रोना एक नेचुरल जज्बा है। बाकी तुम्हें पता है मेरा हार मानने वालों में से मैं हूं नहीं। वो जैसे उसे कुछ बावर करवा रही थी, जिता रही थी। मुझे तो पता है, लेकिन क्या तुम मुझे जानती हो? उहुं, इसलिए बड़े बड़े दावे करने से परहेज करना। वो साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। वो हूं करके रुख फेर गई। अब अगला सीन। तबरेज शाहिद मदनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से बाहर आते उस खूबसूरत कपल को कितने ही लोगों ने नजर भर कर देखा था। लड़की ने ब्लैक जीन्स पर ब्लैक की लॉन्ग कोट पहन रखा था जो कि फ्रंट से ओपन था, जिससे व्हाइट शर्ट नजर आ रही थी। सर पर सब्ज रंग का स्टॉलर पढ़ी लिखी मॉडर्न ईरानी खवातीन की तरह एक सिरा आगे और एक सिरा कंधे से गुजारकर पीछे की तरफ था, जिससे पश्च पर फैले सीधे सुनहरे बाल नजर आते थे। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। उसके साथ चलता लड़का ब्लैक ड्रेस पैंट पर व्हाइट शर्ट में मलबूस, आस्तीने कोनियों तक फोल्ड किए, एक हाथ से फोन कान पर रखे, दूसरे हाथ से ट्रॉली बैग घसीटता आ रहा था। अंदाज लापरवाह सा था, जैसे ये उसकी सल्तनत हो और उसकी आंखें एक इशारे पर कवानीन बदल दिए जाते हों। अब तुम अपने गांव तक पैदल ही लेकर जाओगे या कोई कैब करवाई है? वो क्रॉस करके पहने हुए बैग से फोन निकालते हुए उससे पूछ रही थी। वो कॉल बंद करके उसकी तरफ मुड़ा। ये गांव किसे बोला है तुमने? तबरेज को गांव कहने वालों को हम तबरेज वाले माफ नहीं करते। वो जैसे बुरा मान गया था अपने शहर को गांव कहलवाए जाने पर। वो कोई जवाब देती इसी वक्त उसके सामने गाड़ी ने ब्रेक्स लगाए थे। गाड़ी में से निकलते ड्राइवर ने मुस्तैदी से उनका सामान डिग्गी में रखा और गाड़ी का दरवाजा खोला, जैसे वो उनके बैठने का मुंतजिर हो। मैं खुद ड्राइव करूंगा, तुम कैब करके आ जाना। अफसाने को फ्रंट सीट पर बैठने का इशारा करता वो ड्राइवर से मुखातिब हुआ। कैब का किराया वो यकीनन ड्राइवर अपनी जेब से भरने वाला था। ये उसके 10 मिनट देर से आने की सजा थी। गाड़ी रोड पर डालते हुए उसने कन अखियों से उसे देखा। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम तबरेज को गांव? तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है। वो इस पर अफसोस करता उसे तबा रहा था। अफसाने ने चमक कर उसे देखा। मेरा जनरल नॉलेज कहता है कि तबरेज शुमाली मगरबी ईरान में वाक़ मशरकी अजरबैजान का एक सूबा है, जिस पर ईरान वालों ने इस्तामारियत करके कब्जा कर रखा है। वो मुस्कुराकर बोली। इस बात पर तो एक सच्चे ईरानी की तरह मेहरदाद को गुस्सा आना बनता था, लेकिन क्या वाकई? इस तमारियत की बात अमरीकियों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब क्या मैं लिस्ट बताऊं जहां जहां अमरीका ने इम्पेरियलिज्म प्रैक्टिस की है? मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। वो भी मुस्कुराकर बोला। उस बात ने साबित कर दिया था कि वो ठीक था और उसको तपाना नामुमकिन था। वट। वो सर झटक कर फोन की तरफ मुतवज्जे हो गई। उसे अपने घर वालों को इत्तला देनी थी कि वो खैरियत से मेहरदाद के जहन्नुम में पहुंच चुकी है, जहां पर उन्होंने उसे धकेला था। वो भी नफी में सर हिलाता ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जे हो गया। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी अब एक पोश एरिया में दाखिल हो गई थी। वो चंद मिनट बाद एक खूबसूरत से बंगले में एंटर हो रहे थे। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर उतरते अफसाने ने एक तायराना नजर बंगले पर दौड़ाई। बेशक वो एक बहुत खूबसूरत इमारत थी। सफेद और ब्राउन कलर्स प्राइम थे और नीला रंग भी इमारत की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। मेहरदाद ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन अफसाने अपनी जगह खड़ी रही। दाद ने मुड़कर उसे देखा और चलने का इशारा किया, लेकिन अफसाने को यूं लगा जैसे उसके कदम जमीन ने जकड़ लिए हों। एकदम से उसकी आंखों में खौफ सा आया था। उसे लगा अगर उसने इस घर की दहलीज पार की तो वो हमेशा के लिए उस जगह पर मुकीद हो जाएगी। एक अजीब से एहसास ने उसे अपने लपेट में लिया था। घर से दूर एक अनजान मुल्क में अनजान लोगों के दरमियान वो कैसे रहेगी? उसने एक नजर दाद को देखा। वो मुंतजिर निगाहों से उसे देख रहा था। अपने एहसास पर काबू पाते उसने कदम आगे बढ़ाए।
वो अगर अफसाने थी तो वैसे खुद को कमजोर शो नहीं करवा सकती थी। मजबूत कदमों से चलते वो मेहर दाद के मोहित में घर में दाखिल हुई थी। सलाम। दाद ने आवाज पे बुलंद लाउंज में बैठे लोगों को सलाम किया। वहां बैठे अफराद ने एक साथ उनकी तरफ देखा। दाद, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम्हें याद आ ही गई घर की। एक दरमियानी उम्र की पुरजोश औरत लहजे में एक दरमियानी उम्र की औरत पुरजोश लहजे में बोलती हुई उनकी तरफ आई थी। जुबान दानिस्ता अंग्रेजी रखी थी। आपकी मोहब्बत खेच आई है जैनब माँ। वो भी जवाबन अंग्रेजी में बहुत नरमी से बोलते हुए उनके गले लगा था। अफसाने ने हैरत से उसको इतनी प्यार से बोलते सुना। जब से वो उससे मिला था उसने कभी उस लहजे और अंदाज में उससे बात करते नहीं देखा था। बटरिंग मत करो, ये खूबसूरत सी लड़की कौन है? वो अफसाने की तरफ देखती पूछ रही थी। बताता हूँ, एक मिनट। ये सकीना किधर है? सकीना, मुलाजमा का पूछते हुए साथी उसे आवाज दी थी। सकीना जहां भी थी भागती हुई आई थी। मेहर दाद ने फारसी में उसे कुछ कहा। मुलाजमा ने जवाबन कुछ पूछा था शायद, और जो जवाब दाद ने दिया था वो अफसाने को तो समझ नहीं आया, लेकिन लाउंज में मौजूद चारों खवातीन के चेहरे बता रहे थे कि उनको शौक लगा है। उन चार खवातीन में दो लड़कियां थीं और दो बड़ी उम्र की खवातीन, जिनमें से एक को वो जैनब माँ कहकर मुखातिब हुआ था। तुम सकीना के साथ जाओ, ये तुम्हें कमरे तक ले जाएगी। वो अफसाने से मुखातिब हुआ। अफसाने ने सकीना की मुहित में कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। सकीना उसे जिस कमरे में लाई थी वो उसे अंदर दाखिल होते ही पता चल गया कि किसका था। सामने ही बेड के ऐन ऊपर मेहर दाद की मुस्कुराती हुई तस्वीर जगमगा रही थी। मुलाजमा के जाने के बाद वो चलती हुई ग्लास विंडो के पास पड़े सोफे पर बैठ गई थी। विंडो से पर्दे हटे हुए थे। बाहर से खूबसूरत लॉन नजर आता था। अफसाने को बेख्तियार अपने घर का स्टडी रूम याद आया, जिसके ग्लास विंडो से लॉन और मेन गेट नजर आता था। वही जहां पर बैठकर 2 दिन पहले वो अपने बाप से सवाल कर रही थी। वो जैसे फिर से उस स्टडी रूम में पहुंच गई थी। 2 दिन पहले। बाबा, आप कैसे कर सकते हैं? आप मुझे जिंदगी भर की कैद में डाल रहे हैं। आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुनहरी आंखों में बेयकीनी थी। वो जैसे अभी तक शौक में थी। ये वो आखिरी बात थी जिसकी उम्मीद वो अपने बाप से कर सकती थी। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम वो नहीं देख सकती जो मैं देख रहा हूँ। आज तुम गमजदा हो, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हें एहसास होगा ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। वो संजीदगी से उसकी सुनहरी आंखों में देखकर बोले, वो आंखें जो उन्हें बहुत अजीज थीं। बाबा, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको तो सब पता है, फिर कैसे उस इंसान से शादी का कह सकते हैं जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ? आप भूल गए हैं क्या किया था उसने मेरे साथ? आप तो थे ना वहां। आपने देखी थी मेरी बेबसी और उसका जुल्म। आपको तो उसे वहीं पर जान से मार देना चाहिए था। आप तो उसे दूसरी सांस तक ना लेने देते। क्यों बाबा, क्यों नहीं मारा आपने उसे? और अब आप कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? आपको हो क्या गया है? मैं बेटी हूं आपकी और मैं तकलीफ में हूं। आपको कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा बाबा? वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद आंखों से फिसल रहे थे। अफसाने, बेटा रो मत। वो जैसे खुद भी तकलीफ में थे उसे यूं बेहाल होता देखकर। मैं उसे मार देता अगर मैंने उसे पहचान ना लेता। मुझ पर एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। वो कर्ज जो जान देकर अदा किया जाए। तुम नहीं जानती वो कौन है, किसका खून है। आज वो भटका हुआ जरूर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, और मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा। दरखास्त है, चाहो तो कबूल कर लो, चाहो तो रद्द कर लो। कमाल अंदाज था, पर काट कर कह रहे थे चाहो तो उड़ जाओ। आप मुझसे मेरी जान मांग लेते बाबा। किस किस्म की आजमाइश में आप मुझे डाल रहे हैं? आप मुझे एक तजर्बे की नजर कर रहे हैं। आप नहीं जानते वो किस किस्म का इंसान है। आप मुझे अनजान सरजमीन, अनजान लोगों में एक नाकाबिले एतबार शख्स के सहारे भेज रहे हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपको जो ठीक लग रहा है आप करें। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वो बेदर्दी से गाल रगड़कर आंसू साफ करती वहां से उठी थी। वो भी साथ खड़ी और नरमी से एक हाथ उसके सर पर और दूसरा गाल पर रखा। तुम बहुत बहादुर हो, सबसे ज्यादा। मुझे पूरा यकीन है कि हालात कितने भी मुश्किल आए तुम सरवाइव कर लोगी। और मैं फिर कहूंगा, तुम नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। वो उसे कुछ बावर करवाने वाले अंदाज में बोले। वो नम आंखों से उनको देखती रही, फिर इस बात में सर हिलाकर उनके हाथ हटाती कमरे से बाहर निकल गई। पीछे वो सोचों में खड़े खड़े रह गए थे। ओ हेलो, तुम की आंखें खोलकर सोने की प्रैक्टिस कर रही हो? मेहरदार की मुस्कुराती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी थी और वो हड़बड़ाकर माजी से हाल में आई थी। उसने सामने खड़े उस मगरूर शख्स को तनफ्फुर से देखा। वो आज उसके घर में उसके कमरे में उसके सामने बैठी थी। बिल आखिर मेहरदार रजा की जिद पूरी हो चुकी थी। लेकिन जिद और अना के इस जंग में कौन जीतने वाला था किसे खबर थी। अफसाने को मुलाजमा के साथ भेजकर वो जैनब माँ की तरफ मुतवज्जह हुआ और एक सरसरी नजर बाकी खवातीन के चेहरों पर डाली।
आपको नाना जान ने नहीं बताया क्या? मैंने शादी कर ली है, ये मेरी बीवी है। वो पूरे इत्मीनान से उसको मुतला कर रहा था। थोड़ी देर के लिए लाउंज पे खामोशी छा गई, जैसे उसकी दी गई मालूमात को प्रोसेस किया गया हो। बिल आखिर जैनब माँ की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। उन्होंने कहा था कि मेहरदाद दोबारा कोई तूफान लाने वाला है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो उसकी बात कर रहे थे। उनका इशारा उसकी अचानक शादी की तरफ था। इससे पहले वो उन्हें कोई जवाब देता, वहां मौजूद स्याह आंखों वाली लड़की ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। तो तुम क्या कह रहे हो? ये जिस लड़की को तुम अपने साथ लाए हो, तुम उससे शादी कर चुके हो? हाँ। वो दोनों हाथ उठाकर बोलते हुए जैसे वो सबको समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे ख्याल से मैंने यही कहा है। पैंट की जेबों में हाथ डालता हुआ मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। उस लड़की की सी आंखों में सुर्ख डोरू बढ़ते नजर आ रहे थे। वो यकीनन अपना गुस्सा दबा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते उसके साथ खड़ी उसकी माँ ने मुदाखलत की। तुम ऐसे किसी से भी शादी कैसे कर सकते हो? हम आज यहाँ तुम्हारी और डोनिया की शादी की डेट फिक्स करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और तुम किसी को भी बीवी का टैग पहनाकर ले आओगे तो क्या हम मान लेंगे? तेज से बोलते हुए वो भी सदमे में थी। मेहरदाद ने चौंक कर जैनब माँ को देखा। उन्होंने कंधे अचकाए। कहने को कुछ था ही नहीं। उस घर में सब अपनी मर्जी करते थे। मेहरदाद ने लम्ब भींचकर जोफिया बेगम को देखा। मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी तय करने वाली आप होती कौन है? वो दरिश्तगी से पूछ रहा था। दाद। कब से खामोश खड़ी कुबरा ने तंबीह अंदाज में उसका नाम पुकारा। कुबरा खाला, आप इनका लहजा भी तो देखें। आखिर ये किस हद से मुझसे सवाल कर सकती हैं? कुबरा को जवाब देता वो दुनिया की तरफ मुड़ा। अभी तुम अपनी माँ को लेकर जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात करूंगी अब? वो पुरतपेश सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। चले माँ यहाँ से। अपनी माँ को चलने का इशारा करते वो तनफन करती निकल गई थी, लेकिन जाने से पहले दरवाजे के साथ बने शेल्फ पर रखे डेकोरेशन पीसेस को हाथ मारकर गिराना नहीं भूली थी। छनाके की आवाज थोड़ी देर तक गूंजी और फिर खामोशी छा गई। मत देखें उधर, चली गई हैं वो दोनों। वो बेजारी से बोला। फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूंगा सब। और प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल ना करें। मैं थका हुआ हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा। शाम को बात करेंगे। अपनी बात पूरी करके उनका जवाब सुने बगैर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। पीछे जैनब और कुबरा एक दूसरे को देख कर रह गईं। मेहरदाद हमेशा उन्हें मुश्किल में डाल देता था। वो ऊपर अपने कमरे में आया तो अफसाने ग्लास विंडो के साथ सोफे पर बैठी पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। चुटकी बजाते उसको आंखें खोलकर सोने का कहकर चिढ़ाते अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, तो जिन नजरों से अफसाने ने उसे देखा था वो यकीनन जान गया था कि उसी के बारे में सोचा जा रहा था। बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी उसके चेहरे पर। ऐसे मत देखो, मेरा दिल तुम्हारी आंखों में डूब डूब जाता है। बात करते हुए वो जानता था कितना गुस्सा आएगा उसकी नई नई बीवी और कुछ महीने पहले की दुश्मन को। तुम खुद डूब कर क्यों नहीं मर जाते किसी नदे नाले में? हस्बी तवक्को सड़ा हुआ जवाब आया था। सोचूंगा, फिलहाल तो सोने का प्रोग्राम है। तो अगर तुमने रोने धोने का सीजन 3 शुरू करना हो तो तुम्हें बता दूं, ये डोर टेरेस की तरफ खुलता है, उधर चली जाना, क्योंकि मुझे सुकून से नींद पूरी करनी है। हाथ से टेरिस की तरफ इशारा करते हुए अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया था। पीछे अफसाने दांत भींच कर रह गई थी। दिल तो किया कि उस खूबसूरत कमरे का हशर नशर कर दे, फिर मेहरदाद का कुछ दिन पहले का जनूनी अंदाज याद आया तो वो झुरझुरी लेकर रह गई। ये जो इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था, इसके पीछे छुपे साइकोपैथ के चेहरे को वो जानती थी, तभी खामोश रहना मुनासिब समझा। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर स्याह ट्राउजर्स पर सफेद टी शर्ट पहने बाहर आया तो अफसाने को कमरे में टहलते हुए पाया, सर को टॉवल से रगड़ते शीशे के सामने खड़ा। वो कन अखियों से उसे कमरे में टहलते देख रहा था। क्या हुआ? आखिर उसने पूछ ही लिया। तुमसे मतलब? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। मुझसे मतलब? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, तो मतलब फिर मैं कभी बताऊंगा। फिलहाल तुम अपना मशगला जारी रखो, लेकिन कमरे से बाहर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे जूतों की आवाज मेरी नींद में खलल पैदा करेगी। टॉवेल को स्टैंड पर लटकाते उसने बाल ब्रश कर बेड की तरफ बढ़ा। बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में लेटे वो तकिया मुंह पर रख गया। कुछ देर वो उसे देखती रही कि शायद उसे खुद से ख्याल आ जाए, लेकिन जब जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो आखिर उसे बोलना पड़ा। मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को लाकर दो, फिर सो जाना। 3 दिन प्रॉपर खाना नहीं खाया था उसने, अब आते भूख भूख से सुकड़ रही थी। अब अगर तुम्हारी आवाज आई तो उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। नींद भरी आवाज से उसे वार्न किया गया। वो बेबसी से उसे देखकर रह गई। उस आदमी को इतना एहसास नहीं था कि उसे कुछ खाने को ही पूछ लेता। अब वो क्या इस नए घर में अजनबी लोगों के दरमियान किचन ढूंढती फिरेगी? उसे रोना आने लगा। वो जाकर मुंह धोआई और कब से उस सोफे पर सोने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। पहले तो दुख, सदमे और गुस्से से 3 दिन से खाना पीना छोड़ा हुआ था, लेकिन अब दाद के घर और फैमिली को देखने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हुई थी कि कम से कम वो उसे अपने घर लाया था। तो अब भूख पूरी तरह से हावी हो रही थी। मेहरदाद ने नींद में ही करवट बदली, तकिया चेहरे से हटा और उसका नींद से गाफिल चेहरा आफसानिया के सामने आया। वो बेध्यानी में उसे देखे गई। माथे पर ग्रे स्याह बाल जो ब्राउन शेड देते थे, खड़ी मगरूर नाक और गुलाबी लब जो जरा से नींबा थे, सब आंखें जो इस वक्त बंद थीं। उसकी पलकें बहुत घनी थीं, मुड़ी हुई खूबसूरत। वो मगरिब और मशरिक का हसीन इम्तिजाज था और बिलाशुबा बहुत हैंडसम था। लेकिन इस सब के बावजूद वो अफसाने को जहर से भी बुरा लगता था। वजह उसके अमाल थे। वो जब से उसकी जिंदगी में आया था, एक मुस्तकिल अजाब था जो उस पर मुसल्लत हो गया था। और अब वो उसके मुल्क ईरान में, उसके आबाई शहर तब्रेज में उसके रहमो करम पर थी। तब्रेज, शहर अव्वलीन, द सिटी ऑफ पावनियर्स, मुख्तलिफ तहजीबों का संगम, कदीम ईरान में जदीद सा शहर। वो शहर जो बदलती हवाओं के रुख समझता है, जो आजाद ख्याल है। लेकिन उस शहर ने अफसाने के लिए क्या छुपा रखा है, ये तो वक्त बताने वाला था। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है, और वो इतने दिनों से असाबे जंग का शिकार थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पलकें भारी हो रही थी। नींद में जाने से पहले भी उसे अपना घर याद आ रहा था। मॉम, डैड, भाई, बहन और दोस्त। कितनी पुरसकून थी जिंदगी उसकी, कितनी खूबसूरत और पुरसकून जिंदगी थी। उमर रफ्ता को तेरे शहर के बाजारों में ढूंढते ढूंढते मुमकिन है जमाने लग जाएं। अब अगला सीन। न्यूयॉर्क, ख्वाबों का शहर, घड़ी की सुइयों के साथ भागती जिंदगी और वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते लोग। ये शहर खूबसूरत है उन लोगों के लिए जो मेहनत करने के आदी हैं, जो जहद मुसलसल पर यकीन रखते हैं। सुस्त और आलसी लोगों के लिए ये शहर आंसू है, मौत है। अफसाने हैदर का शहर न्यूयॉर्क, और शहर के एक पुरसकून हिस्से में हैदर पैलेस। अफसाने हैदर की जमीनी जन्नत। ये वो वक्त है जब अफसाने की जिंदगी में मेहरदाद नामी आफत अभी नाजिल नहीं हुई थी। शहर के मजाफात में वाकई हैदर पैलेस अपनी पूरी शान शौकत से मौजूद है। उसके अंदर जाए तो एक लड़की नीली जींस पर गुलाबी स्वेटर में मलबूस, कंधे पर बैग लटकाए, एक हाथ से फोन कान पर रखे तेजी से सीढ़ियां उतरती दिखाई दे रही थी। यार तुम 5 मिनट वेट करो, मैं बस निकल ही रही हूँ। फोन बंद करके जीन्स की जेब में डालते वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। मामा, मैं लीजे के साथ जा रही हूँ, घर वापस आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। अब साने नाश्ता तो कर जाओ बेटा, ऐसे खाली पेट जाओगी? और ये देर से आने वाली क्या बात हुई? तुम्हें पता है रात को डिनर पर सबने लाजमी इकट्ठा होना होता है। सारा बेगम को रोज अपनी औलाद को यह असूल याद करवाना पड़ता था। ओहो मामा, मैंने जूस लिया था और नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगी। आपको पता है मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है। आज ही सारा काम फाइनल करना है। और ये बाकी सब कहाँ हैं? आज टेबल सुनसान क्यों है? वो फ्रिज से बास्केट में फ्रूट मुंतकिल करते हुए मसरूफ से अंदाज में बोल रही थी। ये उसकी शुरू से आदत थी। वो कहीं भी बाहर जाते हुए फ्रूट्स की छोटी सी बास्केट साथ रखती थी। तुम्हारे डैड को इमरजेंसी में सांस फ्रांसिस्को जाना पड़ा। सुबह ही सुबह फ्लाइट थी उनकी। आज महीने का तुम्हें पता है, आज छुट्टी है तो उसकी अभी सुबह नहीं हुई। और आरेज का मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होता है। उन्होंने तफसील से सबका बताया। 5 अफराद पर मुश्तमिल छोटी सी तो फैमिली थी। आरेज से बात हुई थी मेरी, वो शाम को आ जाएगा। और आप, हम बहन भाई की मोहब्बत से जेलस ना हुआ करें। वो मुस्कुराते हुए शरारत से बोली। फिर तो ये भी बताया होगा साहबजादे ने कि कहाँ पर आवारागर्दी कर रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस ट्रिप तो खत्म हो गया है, फिर ये अभी तक घर क्यों नहीं आया? और ये हुआ सवालनामा शुरू। मामा यार, अभी मुझे देर हो रही है, लीजे कब से वेट कर रही है। ये सवाल जवाब आप आरे से खुद ही कर लीजिएगा, वैसे भी शाम को तो आ रहा है वो। अब मैं जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी बोलते उनके दोनों गालों पर प्यार करती ये जा वो जा। वो पीछे सर झटक कर रह गई। उनकी चलाक औलाद की तरारियां। तेज तेज कदमों से वो गाड़ी की तरफ आई थी। पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठी। अपना सामान पिछली सीट पर फेंकने के अंदाज में रखते ड्राइविंग सीट पर मौजूद भूरे बालों वाले खुश शक्ल लड़की को देखा। वो फोन पर मगन थी। अफसाने ने जरा सा उचक कर देखा और नफे में सर हिलाया। फोन पर किसी इंटरनेशनल बिजनेस सेमिनार की वीडियो खुली हुई थी और एक हैंडसम सा लड़का डाइस के पीछे खड़ा जरा सा झुककर माइक पर कुछ बोल रहा था। मिस चार्ल्स, अगर आपको जहमत ना हो तो क्या मैं आपको बताऊं कि हमें देर हो रही है? आप मेहरबानी करके गाड़ी स्टार्ट करें। वो जानबूझकर ऊंची आवाज में बोली। लीजे के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। उसने सुलग कर अफसाने को देखा। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई मेरी खुशी, कितना हैंडसम लग रहा था रेड। आह, मेरा तो दिल मुझसे बगावत करता है। गवर्नमेंट को उसे टैक्स वसूल करना चाहिए, इतना प्यारा होना भी जुर्म है। और देर हमें तुम्हारी वजह से हुई है।
फोन बंद करके डैशबोर्ड पर रखे वो गाड़ी स्टार्ट कर रही थी। पहले उसका नाम तो ठीक से बोलना सीखो, फिर टैक्स भी चार्ज कर लेना जब तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनोगी। और राइड नाम है उसका, राइड। अफसाने ने नाम को खींचते हुए जैसे उसके अमेरिकन लहजे में नाम बिगाड़ने पर अफसोस किया था। नाम में क्या रखा है तुम्हें पता है? आज वो जिस सेमिनार में बोल रहा था वहां तक पहुंचते लोगों को उम्रें लग जाती हैं, जबकि वो इतनी कम उम्र में बिजनेस वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। लीजे का रेड नामा शुरू हो चुका था। पिछले एक हफ्ते से वो रोज रेड की कोई नई खसूसियत पर सर्च करके अफसाने को सुनाती, और जोडी और मिलान को भी, मार्क और जैक को भी, रेस्टोरेंट में काफी को ऑर्डर देते हुए दाऊद को भी, सड़क किनारे गिटार बजाते हुए नायल को भी। उसका बस चलता तो वो पूरे न्यूयॉर्क को रेड के बारे में बताती। अफसाने अब टैब खोलकर अपना आज का शेड्यूल देख रही थी। वो न्यूयॉर्क वासी थी, एक एक मिनट का हिसाब होता था उसके पास। तुम्हें पता है रेड अरब है, दुबई की रॉयल फैमिली से ताल्लुक है उसका, बिजनेस इसके खून में है और पैसे से उसे मोहब्बत भी बहुत है, और दहानत तो उसकी गहरी सी आंखों से ही झलकती है। लेकिन इस सब के बावजूद वो बहुत डाउन टू अर्थ है, और जब वो मुस्कुराता है। रास्ते से कॉफी भी लेनी है हमें, ओके? अफसाने मसरूफ अंदाज में बोली। उसे रेड की तारीफें सुनने में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी ना तुम? तुम्हें कॉफी ज्यादा अहम लगती है रेड से? ओह गॉड! लीजी तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। शट अप! बंद करो ड्रामा। हमें फिलहाल यूनिवर्सिटी जाना है, वहां पर क्लियरेंस करते भी टाइम लगेगा, तो बाकी काम कब होंगे? तुम्हें इस एक हफ्ते पहले बने क्राइस्ट राइड वट एवर रेड की हैंडसमनेस पर इजहार के ख्याल हम बाद में भी कर सकते हैं। संजीदा अंदाज में बोलते हुए आंखों की शरारत वाजे थी। लीजे ने हूं करके उसे देखा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते अफसाने हैदर की बदजौकी पर अफसोस किया। अफसाने मुस्कुराकर वापस टैब की तरफ मुतवज्जे हुई। अब पूरा दिन सुकून से गुजरने वाला था, किसी भी रट के जिक्र के बगैर। अब अगला सीन। आर्मी ने आरेज को बुलाकर लाओ, खाना लग गया है। 2 मिनट का कहकर गया था, पिछले आधे घंटे से अपने चहेते से फोन पर बात कर रहा है। मार्केट शेयर्स डिमांड सप्लाई तो वाह, ये लड़का भी ना, इसका बस चलता सारी दुनिया एक ही दिन में फतह कर ले। इतना भी क्या जनून बिजनेस का। सारा बेगम झंझलाहट का शिकार नजर आती थी। उस अफलातून औलाद ने भी उन्हें आजमाइश में डाल रखा था। रिलैक्स मम्मा, मैं अभी बुलाती हूँ भाई को। आर्मीने ने सारा बेगम को तसल्ली देते लॉन की राह ली, जहां हर आरेज अपने चहेते से गुफ्तगू में मशगूल था। जाते जाते उसने एक तेज डेकोरेशन मिरर में खुद को देखा। वो स्याह बालों और क्यूट फेस वाली 17 साल की लड़की थी। उसी वक्त आस्ताने ने मोबाइल पर उंगलियां चलाते ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और अपनी कुर्सी संभाली। नजरें फोन पर ही थी। रख दो इसे, कहीं नहीं भागा जा रहा ये। सारा बेगम चिढ़कर फोन की तरफ इशारा करते हुए बोली। उसने जल्दी जल्दी फोन ऑफ करके टेबल पर रखा। मम्मा, यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई है, वो चेक कर रही थी। कह रहे हैं कि सोमवार को मुझे लाजमी यूनिवर्सिटी में मौजूद होना है। उसने खाने के टाइम फोन इस्तेमाल करने की वजाहत की। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है तो ये अजाफी कोर्स करने की क्या जरूरत है? तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है तो डिग्री मुकम्मल है, अब अपने डैड और भाई के साथ काम करो। कैलिफोर्निया इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? वो झुंझुलाहट का शिकार थी अफसाने के इस फैसले पर। ये कोर्स बहुत जरूरी है मम्मा, और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है अफसाने का। आपको तो पता है कितना हाई मेरिट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी इतने काबिल है। ये नरम सी आवाज आरेज की थी, जो आर्मीने के कंधे के गेट बाजू हमाइल की डाइनिंग में दाखिल हुआ था। वो दराज कामत सुनहरी आंखों वाला 24 साल खूबरू नौजवान था। अफसाने और आरेज एक जैसे लगते थे, चमकदार सुनहरी रंगत और चेहरे पर नरम सा एक जैसा तासुर। आर्मीने और अफसाने ने जोर जोर से गर्दन हिलाकर उसकी तारीफ की। मुझे अपने बच्चों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, मैं बस इस बात पर परेशान हूँ कि इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? क्या न्यूयॉर्क के तालीमी इदारे कम पड़ गए हैं जो ये दूसरी स्टेट जाकर पढ़ेगी? और अगर जाना ही था तो सैन फ्रांसिस्को कैंपस क्यों नहीं लिया इसने? वहां पर हमारा बिजनेस है, अपना घर है, और हैदर और तुम अक्सर आते जाते रहते हो। बर्कले जाने की क्या तुक बनती है? सारा बेगम ने झुंझलाए हुए अंदाज में असली मुद्दा सामने रखा। साथ ही उनको खाना शुरू करने का इशारा किया। मम्मा यार, मैं बर्कले मेन कैंपस है, तो जब वहां एडमिशन हो रहा है तो मैं किसी और जगह क्यों जाऊं? और आप इतना परेशान मत हो, मैं छोटी बच्ची है, बेवकूफ नहीं हूँ। आई कैन मैनेज एवरीथिंग। अफसाने ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। इस सारी बहस में आदमी ने आराम से खाना शुरू कर चुकी थी। ये बहस तो कई दिन से चल रही थी। ठीक है, जैसे तुम लोगों को बेहतर लगे, लेकिन मैं बता रही हूँ,
तुम हर वीकेंड घर आओगी वरना मैं वहां आ जाऊंगी। सारा बेगम ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया, जिस पर वो तीनों बहन भाई मुस्कुराए थे। अफसाने सर इस बात में हिलाती उनकी मजीद हिदायत सुन रही थी। अपनी माँ का कंसर्न वो समझती थी और वो पुर यकीन थी कि 6 महीने का ये वक्त पलक झपकते गुजर जाएगा और वो वापस आकर डैड और अरेज के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखेगी। लेकिन कौन जानता था ये 6 महीने उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल लाने वाले थे जो उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा तब्दील करने वाला था। अब अगला सीन। निगाह तू शक्वी आह तू, हरम दास्तान तू गर्मी जान तू, बानफसे हा। वो सोफे पर सिमट कर सो रही थी, घुटने पेट से जोड़े, एक हाथ गाल तले रखे। वो नींद में भी बेचैन सी लगती थी। उसने करवट बदलनी चाही, जिसके नतीजे में वो सोफे से नीचे गिरने ही वाली थी कि जिस्म का हिफाजती मैकेनिज्म हरकत में आते ही एक झटके से उसकी आंखें खुल गई थीं। वो कुछ देर छत को देखती रही। कुछ पल ही उस कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया वो कहाँ थी। जरा हवास बहाल हुए तो उठकर बैठते हुए उसका ध्यान उस आवाज की तरफ किया जिसने उसे नींद में भी बेचैन रखा था। कमरे के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम रखा था, जिस पर धीमे सुरों में मकामी जुबान में कोई सॉन्ग लगा हुआ था। बामन गुफ्ती न ताका दिल दरिया कुन, बन गीस वाकुन, अब्रे बारानसा, शब बुए दरिया। पता नहीं क्या मतलब था उस गाने का, लेकिन कानों को सुनने में भला लग रहा था। दाद कमरे में नहीं था। पता नहीं वो कब उठा और कब बाहर गया था। वो गाने के साथ साथ दोहराने लगी, निगाह तू शिकवे आह तू। इसी वक्त मेहरदाद कमरे में दाखिल हुआ। वो फौरन चुप हो गई। अरे वाह, तुम जाग गई। मुझे तो लगा था तुम गई। उसने हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। अफसाने ने कीना तोड़ नजरों से उसे देखा था। अफसोस, तुम्हारी खुशी अधूरी रह गई। मैं अभी जिंदा हूँ। वह अब उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। कितना बुरा सोचती हो तुम मेरे बारे में। हाँ ठीक है, तुम मेरी जितनी खूबसूरत और स्मार्ट नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सदमे से ही टपक जाओ। और अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, बहुत से हिसाब रहते हैं अभी। तो जाना, तुम्हें अभी जिंदा रहना है। तपाने वाली मुस्कुराहट सजाए उसने दीवार गिर अलमारी से बैग निकालकर बेड पर फेंका। अफसाने ने जवाब देने को मुंह खोला था, लेकिन इसी वक्त एकदम से सर चकराया था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो गिरती, वो तेजी से उसकी तरफ आया था। उसे सब बाजू से थामकर सीधा किया। अफसाने से अपने पांव पर खड़े रहना मुश्किल हुआ था। वो उसका बाजू थामते उसके सारे पर मुश्किल खड़ी हुई थी। मेहरदाद ने एक हाथ से उसे संभालते दूसरे हाथ की पश्त उसके माथे पर रखी। बुखार नहीं था, शायद कमजोरी से चक्कर आया था। बाजू के घेरे में लिए वो सोफे तक आया और उसे वहां बिठाया। खुद मेज के किनारे पर बिल्कुल उसके सामने बैठा। तुमने वाकई 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो उसका चेहरा देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर झूलती रेशमी लटों को छूना चाहा। वो तनफ्फुर से उसका हाथ झटक गई और गहरा सांस लेकर रुख फेर गई। उसे एकदम से रोना आया था। वो इस किस्म की सूरत से पहली बार गुजर रही थी। उसका जहन अब तक उस सबको कबूल नहीं कर पाया था। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था, बुरा ख्वाब। अभी उसकी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे से निशान थे। शायद वो रोते हुए सो गई थी। वो खामोशी से उसके चेहरे का एक एक तासुर देख रहा था। सुनहरी आंखों में क्या नहीं था? झुंझलाहट, गुस्सा, बेबसी, बेजारी, तकलीफ। वो खूबसूरत थी। उसे बेसाख्ता उसे हुआ पहला सामना याद आया था। तब उसकी आंखों में नरमी थी और खुशी की जगमगाहट। और अब उसके चेहरे पर छाया हुस्न। मेहरदाद को एकदम से कमरे में ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ। वो गहरा सांस लेता उठ खड़ा हुआ। बिना कोई बात किए वो अलमारी से कपड़े निकालता बैग में ठूंस रहा था। थोड़ी देर में उसका बैग तैयार था। अब साने ने उसे देखा। क्या वो कहीं जा रहा था? क्या वो उसे छोड़कर जा रहा था? तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा, लेकिन दाद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बैग उठाता, वॉलेट और फोन जेब में डालता दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेहरदाद! अफसाने ने फिर उसे पुकारा। दरवाजा खोलता उसका हाथ एक पल को थमा। उसने चाहा कि वो मुड़कर उसे देखे। फिर वो लब दांतों में काटते वो नफी में सर हिलाता दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अफसाने सुन होकर बंद दरवाजे को देख रही थी। क्या वो वाकई चला गया था? उसे अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन वो तो ऐसा ही था, बेहिस। जब वो यूनिवर्सिटी में उसे पहली बार मिला था वो तब भी ऐसा ही था, रूट, बदमिजाज। उसे बेसाख्ता वो दिन याद आया था जब वो लीजे के साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दाखिल हुई थी। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अफसाने ने लंबा सांस लेते हुए फिजा में रची फूलों की महक को महसूस किया। आह कैलिफोर्निया, यू आर लव। अब वो घूम फिरकर चारों तरफ देख रही थी।
तुम्हें पता है रेड ने भी कैलिफोर्निया आना था। वो अपनी कंपनी की एक ब्रांच यहाँ भी लॉन्च कर रहा है। इसी सिलसिले में आएगा वो। 3 दिन का स्टे है उसका। और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि वो किस होटल में चेक इन करेगा। और मैं उसे मिलने भी जाऊंगी। लीजी ने पूरे जोशो खरोश से बोलते हुए अफसाने की मालूमात को अपडेट किया। तुम अपना फूंपू बंद नहीं रख सकती? आज हमारा यहाँ पहला दिन है और तुमने रेडनामा शुरू किया हुआ है। वो जलकर बोली थी। वो दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मौजूद थी। सफेद और सुर्ख सब्ज और सफेद रंगों से बने एंट्रेंस गेट के पास। यहाँ से अब उन्हें बिजनेस डिपार्टमेंट जाना था, जहाँ वो अगले 6 महीने गुजारने वाली थी। अफसाने का एक्साइटमेंट लेवल देखने वाला था। तुम कभी भी मेरी खुशी में खुश नहीं होती, लीजी ने भी जवाबन मुंह बसूरा। तुम्हारी खुशी? तुम जरा जाओ तो सही। होटल इंतजामिया ने तुम्हें बात करना तो दूर, रेड की शक्ल भी नहीं देखने देनी। ये लोग बहुत मगरूर होते हैं, अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। इतराफ में और भी बहुत से स्टूडेंट्स आ जा रहे थे। हर रंग और नस्ल के तालिब इल्म वहां पर मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स टोलियों की सूरत सर जोड़े बैठे थे, फिक्रमंदी से टॉपिक डिस्कस करते हुए भी एक बेफिक्र सा तासुर था जो नजर आता था। तालीमी इदारे भला किसी भी जगह पर हों, उनकी वाइब एक जैसी होती है। जो भी हो, मैं उससे जरूर मिलूंगी, तुम देख लेना, लीजे ने बैग को क्रॉस करके पहनते हुए कहा। अफसाने उसे देख कर रह गई। लीजे, एक बात बताओ, क्या वो वाकई तुम्हें इतना पसंद आ गया है? वो सरसरी अंदाज में पूछ रही थी। पसंद? मुझे तो अब वो ख्वाबों में भी दिखाने देने लग गया। वो आंखें मीच कर बोलती अफसाने को बहुत मासूम लगी। फिर तो मिलना पड़ेगा उस अरबी शहजादे से। क्या पता उसे मिलकर तुम्हारा एक क्रेज खत्म हो जाए उसके लिए। वो अपने डिपार्टमेंट पहुंच गई थी। अब लीजे कस्में खाते हुए उसे यकीन दिला रही थी कि उसका क्रेज बुढ़ापे तक जाएगा, और अफसाने सर हिला हिलाकर उसकी बातों का मजाक उड़ा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाजें दूर होती गईं। यूनिवर्सिटी अपनी पूरे शानो शौकत से इस्तादा अपनी जगह पर खड़ी थी। कैलिफोर्निया वाकई खूबसूरत था। अब अगला सीन। आर्मी ने, अफसाने को फोन करो, आज उसका पहला दिन था यूनिवर्सिटी में। पता नहीं कैसा गुजरा होगा, कोई मसला ना हुआ हो। सारा बेगम फिक्रमंदी से बोल रही थी। मामा, शी इज नॉट अ किडो। और वो कोई पहली बार थोड़ी गई है यूनिवर्सिटी जो आप इतना परेशान हो रही हैं। अरमाने ने आर्मीने ने आंखें घुमाई। तुम मेरी माँ हो या मैं तुम्हारी? तुम्हें जो कहा है वो करो। उन्होंने उसकी कमर पर धमुका जड़ा। ओहो, मिला रही हूँ फोन, क्या हो गया है? आपको बस मुझ पर गुस्सा करना आता है। मैं भी 18 साल की होने वाली हूँ, फिर आप मुझ पर तशद्दुद नहीं कर सकेंगी खातून। वो उनको चढ़ाने वाले अंदाज में बोली थी। आजकल उसकी हर बात में यही जिक्र होता था कि वो 18 साल की होने वाली है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फोन के स्पीकर से अफसाने की आवाज गूंजी। वो सलाम कर रही थी। अफसाने, मम्मा को देखो, उन्होंने फिर मुझे मारा और मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। बगैर सलाम दुआ वो उसे शिकायतें लगा रही थी। तुमने जरूर अम्मा बनने की कोशिश की होगी, और हड्डी टूटना इतना आसान है? कुछ भी बोलती हो। फोन का स्पीकर ऑन था तो सारा बेगम और आर्मी ने दोनों ने अफसाने का जवाब सुना था। अल्लाह करे आपका फोन टूट जाए, लैपटॉप टूट जाए, और कॉफी वाला मग भी टूट जाए, फिर आपको मेरा दर्द महसूस होगा। वो फोन सारा बेगम के हवाले करती पैर पटकती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, लेकिन जाते हुए हाँक लगाकर अपनी मकसूद धमकी लगाना नहीं भूली थी। कर लें आप दोनों जुल्म मुझ पर। मैं डैड, भाई और रे से शिकायत लगाऊंगी आपकी। फिर देखना आप लोग। सारा बेगम ने उसकी तरफ देखे बगैर हाथ हिलाया, जैसे जो करना है कर लो। अब वो अफसाने से बातें कर रही थी। वो ठीक थी और आखिरी क्लास लेकर डिपार्टमेंट जाने का इरादा रखती थी। मजीद 2-4 मिनट उससे बात कर कर बहुत सारी हिदायत सुनाकर उन्होंने फोन बंद किया। दिल ही दिल में अपने बच्चों की खैरियत की दुआ मांगी थी। अफसाने क्लासरूम से निकल रही थी। आर्मीनिया के नंबर से कॉल आई। उसने सलाम किया। आर्मेनिया की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उनसे बात कर रही थी जब लीजे को याद आया वो अपनी ग्लासेस क्लासरूम में भूल गई है। वो सर पर हाथ मारती क्लास की तरफ भागी। अफसाने ने बात करके कॉल बंद करते हुए मुड़कर लीजे की तलाश में नजर घुमाई। वो उसे स्टूडेंट से बड़े कॉरिडोर में कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो लीजे को भुलक्कड़पन को कोसते सीधी हुई और उसे लगा कि उसका सर किसी पत्थर से लगा था। दिन में तारे नजर आए। फोन हाथ से फिसलकर मार्बल के चिकने फर्श पर ठा की आवाज से गिरा था। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? क्या बकवास है, अंधी हो गया तुम? कड़क सी आवाज उसके समातों से टकराई थी। उसने सर उठाकर उस आवाज के मालिक को देखा। वो सब आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो साइड से होता आगे बढ़ गया था। उसके साथ 2 लड़के और भी थे। अफसाने माथा पकड़ती नीचे बैठी थी। फोन उठाया और सीधी हुई।
अब वो फोन को उलट पुलट कर देख रही थी। स्क्रीन पर स्क्रैचेस थे। बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी उसके चेहरे पर। आदमीने की दुआ पूरी हुई थी। फोन टूट चुका था। उसी वक्त सब्ज आंखों वाले लड़के ने गर्दन मोड़कर सुनहरी आंखों वाली लड़की को देखा था। वो लड़की मुस्कुराती हुई अपना फोन उलट पुलट कर चेक कर रही थी। चेहरे पर नरम सा तासुर था। क्या उसे गुस्सा नहीं आया था कि उसने इतने रूड तरीके से उसे झिड़का था? हालांकि गलती दोनों की थी। वो भी सामने देखकर नहीं चल रहा था। वो हैरान हुआ था। खैर, ये कैलिफोर्निया था। यहाँ पर एक से एक नमूना भरा पड़ा था। वो लापरवाही से आगे बढ़ गया, लेकिन वो जिंदगी से भरपूर सुनहरी आंखें उसकी याददाश्त में महफूज हो गई थी। क्या हुआ? फोन कैसे टूट गया तुम्हारा? लीजे हैरत से उसके फोन को देख रही थी। तुम्हें ढूंढ रही थी और किसी से टकरा गई तो बस गिरकर टूट गया। अफसाने ने फोन को हवा में लहराया। अब चलो, देर हो रही है। उसने लीजे को बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटा। वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग से तेज तेज कदमों से बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। यूनिवर्सिटी में उसे 2 हफ्ते होने वाले थे। आज लीजा उसके साथ नहीं थी। भूरे ट्राउजर्स ट्राउजर स्टेट में मलबूस स्पष्ट बैग पहने, हाथों में लैपटॉप उठाए वो उस पर बटन प्रेस करती हुई आ रही थी। इसी वक्त ट्राउजर्स की पॉकेट में मौजूद फोन रिंग हुआ। एक हाथ से लैपटॉप संभालते दूसरे हाथ से फोन जेब से निकाला। इस चक्कर में वो सामने से आते स्टूडेंट्स के ग्रुप को नहीं देख पाई और सर किसी सख्त चीज से तेजी से टकराया था। वो घूम कर रह गई। लैपटॉप हाथ से छूटा था और सीढ़ियों पर फिसलता चला गया। व्हाट द हेल, डोंट यू हैव आईज? क्या बकवास है, आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? करकती आवाज उसकी समातों से टकराई थी। उसने सर उठाकर देखा। वो सब आंखों से उसे घूर रहा था। उसी दिन वाला लड़का जिसे टकराकर उसका फोन टूटा था। अफसाने ने उसे सर से पैर तक देखा। लगता तो वो इंसान था, फिर ऐसा क्यों लगा जैसे वो किसी चट्टान से टकराई थी। व्हाट व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट मी? स्टेप असाइड। क्या तुम मुझे क्यों घूर रही हो? हटो सामने से। वो बेजारी से बोला। उसका ग्रुप आगे निकल गया और वो लड़की उसका रास्ता रोके घड़ी उसे घूर रही थी। लैपटॉप भी टूट गया। आह अरमीने, तुम्हारा कर्ज। वो खुद कलामी करती एक साइड पर हो गई, जैसे उसे रास्ता दिया हो। साथ की पॉकेट से फोन निकाला था। आखिर किसका फोन था जिसकी वजह से ये सब हुआ था? सब आंखों वाले लड़के ने गर्दन मोड़कर देखा। अब वो लड़की फोन कान से लगाए टूट चुका लैपटॉप उठा रही थी। ये दूसरी बार था। उस चेहरे पर वही नरमी थी जो पहले टकराव में नजर आई थी। या तो वो बहुत अमीर थी या सब्र और बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा था उसमें। अजीब। वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ गया जो उसे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। रे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा लैपटॉप गिरकर टूट गया। अब तुम मुझे नया लैपटॉप गिफ्ट करोगे, लेटेस्ट मॉडल। ये तुम्हारी पेनल्टी है अब। वो मुस्कुराते हुए शोक लहजे में बोल रही थी। साथ ही साथ गर्दन मुड़कर सब आंखों वाले लड़के को देखा, जो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में दाखिल होता नजर आ रहा था। स्याह बालों के साथ सब्ज आंखें। वो अमरीकी नहीं लगता था। वो सर झटक कर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब अगला सीन। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? लीजी ने कोई 10वीं बार सवाल किया था। जब पहुंचेंगे देख लेना। अफसाने ने 9 बार का दिया जवाब 10वीं बार फिर दोहराया। हमें शॉपिंग जाना था, अगर तुम्हें याद हो तो। वो कार की विंडो से बाहर देख रही थी। मुझे याद है। और ये भी याद है कि बर्कले में गुजारे हमारे इस एक महीने में तुमने 15 बार शॉपिंग की है। वो सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए बोली। तुम काउंट करती रही हो? लीजे मुंह के जाविये बिगाड़ के बोली। हाँ जी, और अब तुम मुंह बंद रखो, हम पहुंचने वाले हैं। अफसाने ने फ्रंट मिरर में खुद का जायजा लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक शानदार से होटल में दाखिल होती दिखाई दे रही थी। मुझे अपने भाई से कुछ चीजें लेनी है, हम उसी के पास आए हैं। अब वो लीजे को अपने उधर आने का मकसद बता रही थी। अरे से, तुमने बताया नहीं, मैं अपना हुलिया ही ठीक कराती। तुम अफसाने अच्छा नहीं करती मेरे साथ। अरे, मैं फर्स्ट क्रश। अगर उसका दिल पहले से ही किसी चुड़ैल का दीवाना ना होता तो वो मेरा होता। वो बालों को हाथों से सीधा करते हुए इस पर मसनूई सा खफा हो रही थी। अफसाने सर झटक कर रह गई। लीजा के ड्रामे। अब वो दोनों वेटिंग एरिया में रखे आराम से सोफों पर बैठ चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम। नरम सी आवाज में सलाम किया गया। अफसाने ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। सामने ही आरेज अपनी नरम से मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। वो सलाम का जवाब देते हुए उठकर उसके गले लगी थी। अफसाने को बाजू के हल्के में लिए वो लीजे से हाल पूछ रहा था। वो मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। अफसाने ने अब्रू अचकाकर आरेज को देखा। वो उसका सवाल समझ गया। रे भी है मेरे साथ, वो कॉल सुनने रुक गया था, आता ही होगा। वो बोलते हुए सामने रखे सोफे पर विराजमान हुआ। मरहबा।
भारी खूबसूरत आवाज पर अफसाने मुस्कुराते हुए मुड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती था की आवाज आई थी। उसने पलट कर देखा तो लीजे का बैग जमीन बोस नजर आया था और वो खुद यक तक सामने नजर आते स्याह चमकती आंखों वाले शख्स को देख रही थी। अफसाने ने गला खनकारा। ये लीजे है, मेरी दोस्त। और लीजे, ये राइद है, राइद बिन तलाल। उसने तारुफ की रस्म निभाई। रायद अब लीजे से उसका हालचाल पूछ रहा था, जबकि वो तो जैसे कौमा में चली गई थी। वो टीवी से ज्यादा सामने से ज्यादा प्यारा लग रहा था। अफसाने के बाजू हिलाने पर वो हड़बड़ाकर होश में आई थी। चेहरा लाल हो गया था। लीजे ने अफसाने को देखा और अफसाने ने हंसते हुए उसे वजाहत दे रही थी। आरेज के होंठों पर भी मुस्कुराहट थी। रायद संजीदा सा जेबों में हाथ डाले खड़ा था। उसी वक्त दो सब्ज आंखों ने अफसाने के हंसते हुए चेहरे को देखा था। वो वहां अपने दोस्त से मिलने आया था और सामने ही वो लड़की नजर आई थी। शरारत से हंसते हुए, वो जैसे अपने कंफर्ट जोन में थी। हमेशा उसके साथ नजर आने वाली उसकी दोस्त उसके साथ थी। उसके साथ एक सुनहरी आंखों वाला दराज कद लड़का भी था। वो अफसाने से बहुत मुशाबियत रखता था। दूसरे दराज कामत लड़के का संजीदा चेहरा सामने नहीं था। वो सब आंखें सुखेड़े उसे देखा गया। वो डिपार्टमेंट में एक होने की वजह से वो लड़की उसे यूनिवर्सिटी में कई बार दिखाई दी थी, लेकिन ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए उसे पहली बार देख रहा था। उसे अजीब सा एहसास हुआ। वो लड़की अजीब तरह से उसे अट्रैक्ट करती थी। मेहरदाद, कहाँ गुम हो गए हो? कब से बुला रहा हूँ। उसके दोस्त की आवाज आई। वो सर झटककर दोस्त की तरफ मुतवज्जे हो गया, लेकिन जहन में वो हंसी नक्श हो गई थी। सुनहरी आंखों से हंसती हुई अफसाने और सब्ज आंखों से उसे देखता रहा ईरान का मेहरदाद। दीवार की खिड़कियों से छन कर आती रोशनी ने यह मंजर देखा था। किस्मत ने उनके लिए क्या तय किया था, ये तो वक्त बताने वाला था। अब अगला सीन। अपने पीछे कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उसने गहरा सांस लिया था। उसकी सब्ज आंखों में बेचैनी सी थी। उस लड़की का यूं बेबस टूटा हुआ देखकर उसे खुशी होनी चाहिए थी, तो फिर ये बेचैनी क्यों हुई थी? वो सर झटकता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। नीचे पहुंचा तो सामना ज़ैनब माँ से हुआ। कहीं जा रहे हो दाद? लेकिन आज तो तुम आए थे, फिर कहाँ जा रहे हो? उसके कंधे पर लटका बैग देखते हुए बोली। सहन जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। कुछ दिन अबू बकर की तरफ रुकूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। वो एक ही सांस में उनको जवाब देता बाहर निकल गया। उन्होंने उसे आवाज दी थी, लेकिन वो अनसुनी कर गया था। वो परेशान सी दरवाजे को देख रही थी जिससे वो गया था। फिर वो सीढ़ियों की तरफ नजर घुमाई। उस लड़की के बारे में कुछ बताकर भी नहीं गया था। गाड़ी को तेजी से रोड पर लाते हुए मुसलसल अफसाने के बारे में सोच रहा था, जिसे पीछे छोड़ तो आया था, लेकिन अब उसकी सुनहरी रोई रोई आंखें डिस्टर्ब कर रही थी। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गुजारे दिन याद आए। सुनहरी आंखों वाली लड़की से वो जब टकराया था, उसके किसी न किसी नुकसान की वजह बना था। उसे वो दिन याद आया जब उसे होटल लॉबी में अपने भाई और दोस्तों के साथ नजर आई थी। जिंदगी से भरपूर हंसी और बेफिक्री। और जब वो हलीमा के साथ उसके दोस्त के फ्लैट पर गया था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वहां देखेगा। वो मुलाकात याद करते उसकी सब आंखें मजीद गहरी हुई थी। हलीमा, तुमने कहा था तुम्हारी दोस्त का फ्लैट नजदीक है। बस 5 मिनट की ड्राइव है और अब हमें आधा घंटा हो गया है, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग का नामो निशान नजर नहीं आया। वो बेजारी से बोल रहा था। अच्छा भला वो मूवी देखने जा रहे थे कि रास्ते में हलीमा को याद आया कि वो लड़की तो उसी रूट पर किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती है, जिसके पास उसकी वॉच रह गई थी। और तुम अपनी चीजें संभाल कर क्यों नहीं रखती? ना तुम अपनी रिस्ट वॉच रूम में भूलती, ना उस लड़की को मिलती, ना हमारा अब ऐसे वक्त बर्बाद हो रहा होता। वो वाकई बेजार था जो इतना बोल रहा था, वरना गिनकर दो चार फिक्रे बोलता था वो। ओहो दाद, क्या हो गया है? थोड़ा सा देर से पहुंचे तो भी कोई मसला नहीं है। हलीमा अपने फोन का कैमरा ऑन किए लिपस्टिक होंठों पर फेर रही थी। वो काफी खूबसूरत थी। ब्राउन डाई ब्राउन डाई शुदा स्ट्रेट बाल और सफेद बेदाग चमकती रंगत। जवाबन मेहरदाद ने कोफ्त से उसे देखा था। वाहिद हलीमा थी जिसकी वो बात सुन लेता था और मान भी लेता था। थोड़ी देर बाद वो फ्लैट के बाहर खड़े डोरबेल बजा रहे थे। दरवाजा खुला और मुस्कुराती हुई एक लड़की सामने आई। शक्ल से वो अंग्रेज लगती थी। दाद को याद आया कि उसने उसे सुनहरी आंखों वाली लड़की के साथ कई बार देखा था। कैसी हो लीजे? शुक्र है तुमने फोन कर दिया, हम वैसे भी उसी रूट से जा रहे थे। हलीमा की बात पर दाद ने सुलग कर उसे देखा। वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गुजर रहे थे, लेकिन खैर। लीजे अब उन्हें अंदर बुला रही थी। अंदर दाखिल होते दाद ने ताइराना नजरों से पूरे फ्लैट का जायजा लिया। फ्लैट बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में बनाया गया था। उसका स्ट्रक्चर, फर्नीचर, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, हर चीज से इमारत झलक रही थी। बर्कले के इतने महंगे इलाके में ऐसा फ्लैट अफोर्ड करना, यकीनन वो लड़की वेल ऑफ फैमिली से थी। उसी वक्त एक लड़की हाथों में कॉफी का मग लिए अचानक से मेहरदाद के ऐन सामने नमूदार हुई थी। उसने पूरी कोशिश की थी कि तसादुम से बच सके, लेकिन टक्कर हो ही गई थी। लड़की के हाथ में मौजूद मग जमीन बोस हुआ था और किरचियों में बट गया था।
मग में मौजूद कॉफी मेहरदाद के जॉगर्स में मुकीत पैरों पर भी गिरी थी। उस लड़की ने पहले नीचे गिरे कॉफी के मग को देखा, फिर सर ऊपर उठाए उस पत्थर को देखा जिससे टकराकर उसका फेवरेट मग टूट चुका था। सुनहरी आंखें सब्ज आंखों से टकराई थीं। मेहरदाद ने देखा, वो हैरान हुई थी, जैसे उसे वो वहां पर देखने की तवक्को नहीं कर रही थी। अफसाने फौरन से एक्सक्यूज करती वहां से चली गई थी। लीजिया अब माजरत करती मेड को आवाजें दे रही थी कि वो वहां आकर बिखरे टूटे कांच के टुकड़ों को समेटे। मेहरदाद ने एक पल को उस कमरे की तरफ देखा जहां वो लड़की गुम हुई थी, फिर लीजिया की मुहित में लाउंज में रखे सोफों की तरफ बढ़ गया था। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हैं आप लोग। मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही थी, मिलकर पी लेते हैं। लीजिया खुशदिली से बोली। हलीमा ने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही मेहरदाद की आवाज आई थी। श्योर, हम यकीनन आपके हाथ की बनी कॉफी पीना चाहेंगे। वो मुस्कुराकर बोलते हुए हलीमा को हैरान कर गया। उसने सवालिया नजरों से मेहरदाद को देखा। उसने मुस्कुराकर पलकें झपकी। हलीमा सर झटकती फोन निकालकर बाकी दोस्तों को मैसेज करने लगी कि वो देर से आएंगे। अफसाने सीधा कमरे में आई थी और आर्मीने को फोन मिलाया। तुम मुझे ये बताओ, तुमने फोन, लैपटॉप और मग के अलावा कोई और चीज टूटने की बदुआ तो नहीं की थी ना? याद करके बताओ। और सिर्फ टूटने की बात की थी या किस तरह से टूटेंगी उस पर भी कोई घोर अफसानी की थी? दूसरी तरफ से फोन ऑन होती वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। क्या कह रही हैं? कौन सा लैपटॉप फोन तोड़ने का कहा मैंने? और ये आपके मैनर्स को क्या हुआ? सलाम दुआ हेलो हाय के बगैर ही शुरू हो गई हैं। आर्मीनी शायद नींद से उठी थी और आवाज बाहरी हो रही थी। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अफसाने ठग से फोन बंद कर गई। और भेजन को कैलिफोर्निया, दिमाग पर असर हो गया है। अफसाने बड़बड़ा कर कहती वापस कंबल में गुम हो गई थी। अब अफसाने कमरे में टहल रही थी। जब भी उसके हाथ से कोई चीज टूटी थी वही क्यों होता था सामने। वो आईने के सामने रुकी, अपना जायजा लिया। ब्लैक पूरे बाजू वाली टी शर्ट पर ब्राउन खुले ट्राउजर में बलबूस, बाल बेतरतीब से जूड़े की शक्ल में कैचर में कैद थे। आंखों के किनारे जरा से सूजे हुए लगते थे, जैसे भी सोकर उठी हो। उसने बालों को खोलकर हाथ से ही सेट करते वापस से कैचर में बांधा और बाहर की राह ली। अब दोबारा कॉफी बनानी पड़ेगी, पहली वाली तो जाया हो गई थी। लीजिए तो शायद ना बनाए। वो अभी तक उस बात पर नाराज थी कि उसे रायत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया अफसाने ने। और उसकी नाराजगी ऐसी थी कि वो खुद अफसाने की बनाई हुई चीजें खा जाती थी। उसके मफलर, स्टॉलर, कोट, जॉगर सब पर उसका हक था। लेकिन हाँ, वो क्योंकि नाराज थी तो इसलिए वो उसके काम करने से कासिर थी। लीजे का सोचते अफसाने के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो बाहर आई तो वो लड़का और उसके दोस्त सामने ही सोफे पर बैठी दिखाई दिए। वो मुरव्वत निभाने को चलती हुई उनके सामने वाले सोफे पर जा बैठी। मैं अफसाने हूँ, अफसाने हैदर। लीजा और मैं इकट्ठे रहते हैं इधर। आप हलीमा हैं शायद, जिनकी वॉच लीजे के पास रह गई थी। उसने खुद ही बात करना शुरू की। मेहमान तो बोलने पर आमादा नजर नहीं आते थे। नाइस टू मीट यू अफसाने। उसकी इतनी लंबी बात के जवाब में इतना सा जवाब आया था उस लड़की की तरफ से, और लड़का सीधा अफसाने को देख रहा था खामोशी से। अफसाने ने पहलू बदला। वो आखिर इतना घूर क्यों रहा था उसे? आप अमरीकी हैं, शक्ल से लगती तो नहीं है मिस अफसाने हैदर। सब आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं। मैं पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन नेशनल हूँ, और शक्ल से आप भी अमरीकी नहीं लगते मिस्टर। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। मेहरदाद, मेहरदाद रजा, ईरान से। वो अब भी चुपती हुई नजरों से उसे देख रहा था। ईरान के जिक्र पर अफसाने ने उफ की सूरत लबों को सुकेड़ा था। लगता है ईरान के बारे में काफी कुछ सुन चुकी हैं आप। वो अब सर से पैर तक उसका जायजा ले रहा था। अफसाने जज्बस हुई। उस ईरानी का अंदाज अजीब सा था। ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा जनरल नॉलेज कुछ खास नहीं है। बस इतना कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ टेंशन है काफी सालों से। अफसाने की जबरदस्ती तारी की ही मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। टेंशन, अच्छा नाम दिया है आपने। वो दोनों अब्रू अचकाकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। नजरें अभी भी अफसाने पर थीं। बज़ाहिर कुछ गलत नहीं था उसके अंदाज में। अफसाने ने लब भींचे। मिस्टर दाद, क्या आप मुझे घूरना बंद करेंगे प्लीज? वो अब संजीदगी से उससे पूछ रही थी। नहीं, यकलफ्जी जवाब आया था। ऐसे बदलिहाज जवाब पर अफसाने के साथ हलीमा भी हैरान हुई थी। क्यों? उसने पूछा। सामने वाले ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। अफसाने उसे देखती वहां से उठ गई। अजीब ही शख्स था वो। उसी वक्त लीजे कॉफी ले आई थी। अफसू, तुम्हारे लिए भी बनाई है, आ जाओ तुम भी। लीजा आंखें घुमाते हुए बोली, और जैसा कि उनका असूल था कि आपस में भले जितनी भी नाराजगी हो, बाहर वालों के सामने सब अच्छा है, शो करवाना है। अफसाने उसका शुक्रिया अदा करती कॉफी का मग लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मजीद उस बद तहजीब शख्स की नजरों का सामना करने का उसका कोई इरादा नहीं था।
कॉफी खत्म करते ही वो उठकर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। हलीमा जल्दी जल्दी लीजे से वॉच लेती उसका शुक्रिया अदा करती मेहरदाद के पीछे भागी थी। लीजे ने हैरत से कंधे अचकाए। दुनिया अजीबो गरीब नमूनों से भरी पड़ी थी। अब अगला सीन। ये क्या था? हलीमा ने दाद की तरफ रुख फेरा। क्या था? उसने ना समझी से उसे देखा। सीरियसली, तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि कितना अजीब बिहेव करके आए हो तुम अभी? वो अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली। मेहरदाद ने नागवारी से उसे देखा। उसने गाड़ी को साइड पर रोका। उतरो। अब वो सामने देखता उसे गाड़ी से नीचे उतरने का कह रहा था। हलीमा ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? तुम मुझे ऐसे यहाँ पर छोड़कर चले जाओगे? वो शशतर थी, वो रूड था, बदतमीज था, लेकिन उसके साथ कभी ऐसा नहीं किया था। दाद ने कोई जवाब दिए बगैर जरा सा उसकी तरफ झुककर उसकी साइड से दरवाजा खोला और सीधे होते उसे हाथ से इशारा किया, जैसे दफा होने का कह रहा हो। हलीमा को लगा अगर वो गाड़ी से ना उतरी तो उसे धक्का देकर बाहर फेंक देगा। उसके नीचे उतरते ही वो जन से गाड़ी भगाकर ले गया। पीछे वो उसे कोसते हुए अपना फोन निकाल रही थी ताकि किसी को कॉल करके मदद के लिए बुलाए। वो गाड़ी भगाता अफसाने हैदर के बारे में सोचे जा रहा था। उसकी दोस्त ने उसे अफसू बुलाया था और इस नाम को सुनकर उसे क्या क्या याद ना आया था। अब अगला सीन। किसी गाड़ी ने हॉर्न दिया था। वो चौंक कर माजी से हाल में वापस आया। जल्दी से गाड़ी को साइड पर करते उसने पीछे आती गाड़ी को रास्ता दिया था। अफसाने हैदर जब से उसकी जिंदगी में आई थी उसका फोकस खराब हो रहा था। उसे अपनी सोचों पर कंट्रोल नहीं रहा था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो लब भींचे गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। अब अगला सीन। मेहरदाद को गए काफी देर हो गई थी। बदतमीज इंसान। वो उसे कोसती हिम्मत करती उठी, बाल ब्रश करके एक नजर कमरे को देखा, जाकर म्यूजिक सिस्टम को बंद किया और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों के सिरे पर खड़े होकर कुछ लम्हों के लिए पुरसोच निगाहों से सीढ़ियों को देखती रही, फिर सर झटकती कदम कदम सीढ़ियां उतरती नीचे आई थी। अब किचन कहाँ ढूंढे? कोई नजर भी नहीं आ रहा था। कहीं से आवाजें आ रही थी। वो आवाजों की सिमत का तयन करती उसी तरफ चली गई। अध खुला दरवाजा था जिसके पार से आवाजें आ रही थी। उसने हाथ से दरवाजा धकेला तो सामने का मंजर वाजे हुआ। यह दरवाजा लॉन की तरफ खुलता था। एक औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने कुछ लोग लाइन में खड़े थे, शायद मुलाजिम थे। वो माथे पर बल डाले उनको कुछ कह रही थी जब उसकी नजर अफसाने पर पड़ी। हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। वो कदम कदम चलती उनकी तरफ बढ़ी और कुर्सी घसीटकर उनके सामने बैठी। वो उन्हें पहचान गई थी। वो जैनब थी। उन्होंने मजीद कुछ हिदायत करके मुलाजमीन को जाने का इशारा किया और अफसाने की तरफ मुतवज्जे हुई। तुम्हारा नाम क्या है? अब वो नरमी से उससे इस्तफसार कर रही थी जबकि नजरों से उसे स्कैन किया था। सुबह वाली जीन्स शर्ट और उससे स्टॉलर लिया हुआ था। कोट इदारत था। अफसाने हैदर। वो स्पार्टन अंदाज में बोली, जहनी तौर पर खुद को उस इंटरव्यू के लिए तैयार किया। कुछ देर को वो खामोश हो गई, जैसे ये नाम सुनकर उन्हें कुछ याद आया हो। बहुत प्यारा नाम है। रस्मी तारीफी जुमला। अफसाने बेजार हुई। मेहरदाद को कब से जानती हो? और ये आया दूसरा सवाल। 6 महीने पहले उसे पहली बार देखा था। और रही बात उसे जानने की, तो मुझे कोई ऐसा शौक लाहक नहीं। वो अपने अंदाज की बेजारी को छुपा नहीं पाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेहरदाद बहुत अच्छा है या उस जैसा कोई नहीं, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, तुम उसके लिए बहुत अहम हो। तुम जो भी हो, जहां से भी आई हो, उसके लिए अहम हो। तभी वो तुम्हें यहाँ पर लाया है। वो नरमी से उसे बता रही थी। जिस तरह वो उसे छोड़कर गया था उसे अच्छे से पता चल रहा था वो कितनी अहम है। वो खातून शायद उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए सिर्फ नजर कर रही थी। उसके लिए अहम हो या नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा अरसा नहीं रहने वाली। मैं चली जाऊंगी बहुत जल्द। वो उनकी आंखों में देखते हुए बोली। तुमने जाना होता तो यहाँ कभी ना आती। मेहरदाद को जानती हूं मैं। वो तुम्हें अगर यहाँ लाया है तो वो तुम्हारे लिए वापस जाने के सारे दरवाजे बंद करके आया होगा। वो बहुत शिद्दत पसंद है, नफरत में भी और मोहब्बत में भी। और यहाँ पर तुम्हारे लिए जिंदगी आसान नहीं होगी। वो भी उसकी आंखों में देख रही थी। एक तरफ वो उसे कह रही थी कि वो अहम थी और फिर उसे जिंदगी मुश्किल होने के बारे में भी वार्न कर रही थी। अफसाने ने देख कर रह गई। इसी वक्त मुलाजमा वहां आकर चाय सर्व करने लगी। चाय के साथ लवाजमात देखकर अफसाने बेसाख्ता जैनब की तरफ देख गई। वो नरमी से मुस्कुराई। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी, शुरू करो। वो टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी। उसके बाद मजीद कोई बात नहीं हुई। वो खातूनों से अपने गार्डन में लगे पौधों के बारे में बताती रही और वो चाय और मुख्तलिफ स्नैक्स के साथ इंसाफ करती रही। फिर उन्होंने उसे कहा कि वो जाकर फ्रेश हो जाए, किसी से मुलाकात करवानी थी उसकी। अब अगला सीन। वो कमरे में आई तो फोन बज रहा था। आर्मी ने कॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने फोन कान पर रखा। अस्सलाम वालेकुम ईरान वालों।
आर्मीने की चहकती हुई आवाज फोन के स्पीकर से गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मीने? वो बेड पर नींद दराज हुई। मैं एकदम शाइन हूँ, लेकिन मम्मा रहने नहीं दे रही। फिर से पाकिस्तान चलने का कह रही हैं, किसी की शादी है। वो बसूरती आवाज में बोल रही थी। तो क्या होता है, चली जाओ ना उनके साथ। उसने जमाई दी। चाय का असर था कि उसे फिर से नींद आ रही थी। ऐसे ही चली जाऊं? पिछली बार जब मैं गई थी पाकिस्तान, सबने मजाक उड़ाया था मेरा। मैं कोई नहीं जा रही अब। वहां के लोग अच्छे नहीं है। वो खफा अंदाज में बोली। तुम मत जाओ, मना कर दो। वैसे कब जाना है? वो अब कंफर्टर लेटी करवट के बल लेट गई थी, आंखें बंद हो रही थी। पता नहीं, कुछ दिन में जाना होगा। और अफसाने में इतना अहम मसला सुना रही हूँ और आपको नींद आ रही है। अफसोस की बात है। आर्मीनियस के अंदाज से समझ गई थी कि वो नींद में जा रही है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डैड से कह दो, सिंपल। और अब मैं सोने लगी हूँ, अल्लाह हाफिज। उसने फोन बंद करके बेड साइड टेबल पर फेंका और कंफर्टर मुंह तक तान लिया। जैनब ने उसे किसी से मुलाकात करवाने का कहा था, ये उसके जहन से निकल चुका था। आर्मी ने जलाकर फोन को टेबल पर पटका। हद है, उसे कोई सीरियस ही नहीं लेता था। वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। रुख किचन की तरफ था। गुस्से में उसे भूख बहुत लगती थी। वो किचन में आई तो वहां सारा बेगम मौजूद थी। उनको नजरअंदाज करते हुए वो फ्रिज तक गई। हाँ तो फिर बताओ, किस किस को शिकायत लगाई है? सारा बेगम चलाने वाले अंदाज में उससे पूछ रही थी। वो बिना कोई जवाब दिए मुंह फुलाए जूस ग्लास में उंडेल रही थी। मुझे पता है तुम्हारा खुद का भी बहुत दिल कर रहा है पाकिस्तान जाने का, लेकिन अब माँ को नखरे भी तो दिखाने हैं ना। उन्होंने उसका भांडा फोड़ा और ये सच था। पाकिस्तान उसे पसंद था, लेकिन वहां के लोग पसंद नहीं थे। मैं अपनी मर्जी से शॉपिंग करूंगी। वो अब मुंह फुलाए अपनी शराइत पर आ रही थी। सारा बेगम मुस्कुराते हुए उसे सुन रही थी। उन्हें पता था लिस्ट लंबी होने वाली है। अब अगला सीन। न्यूयॉर्क के मरकज में 20 मंजिला आलीशान इमारत अपनी पूरी शानो शौकत से इस्तादा थी। उस इमारत के मरकजी ऑफिस में इस वक्त हैदर साहब लैपटॉप पर काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो 55 साल के लगभग संजीदा मिजाज शख्स थे। भूरे बाल, जहीन सुनहरी आंखें जैसी अफसाने और आरेज की थीं। उसी वक्त इंटरकॉम बजा। उनकी सेक्रेटरी किसी की आमद की इतला दे रही थी। वो मुस्कुराकर इजाजत देते लैपटॉप बंद करके उठे। आने वाले का इस्तकबाल वो खुद करने वाले थे। थोड़ी ही देर में एक डिसेंट सी पर्सनैलिटी का मालिक शख्स अंदर दाखिल हुआ। स्याह चमकदार आंखें सुनहरी आंखों से मिली। वो बावकार चाल चलते उस तक गए और दोनों बाजू फैलाए। कलाल, मेरे दोस्त। उनसे मुआनका करते उनका नाम लिया। थोड़ी देर बाद वो ग्लास बॉल के साथ आरामदेह सोफों पर विराजमान बातों में मसरूफ नजर आते थे। हैदर, तुमने ठीक नहीं किया अफसाने के साथ। फातिमा भी बहुत अपसेट है। उन्होंने अपनी बेगम का नाम लिया। तुम हमेशा से जानते हो कि हमने राहत के लिए अफसाने को सोचा हुआ था। तुम्हें इतना बड़ा फैसला करते हुए मेरा बेटा याद नहीं आया? वो शिकवा करने वाले अंदाज में बोल रहे थे। तलाल, मुझे राहत से बढ़कर कौन प्यारा हो सकता है, लेकिन इस फैसले की वजह भी तुम जानते हो। वो वादा जिसे मैं इतने सालों से बंधा हुआ था, तुम्हें सब पता है। वो जैसे उन्हें याद दिला रहे थे। मरे हुए लोगों से किए वादों पर जिंदा लोगों को कुर्बान नहीं किया जाता मेरे दोस्त। और तुम्हें क्या पता वो लड़का कैसा हो, तुम उसे जानते ही कितना हो। वो बहुत अफसोस से बोल रहे थे। मैं उसके बाप को जानता हूँ। वो कैसा भी हो, अपने रगों में बहते खून से अलग नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है मेरा ये फैसला अफसाने और मेहरदार दोनों के हक में बेहतर होगा। वो कोट की जेब से सिगरेट निकालते उसे सुलगा रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी खुशगुमानी सही साबित हो। तलाल बिन जैद नफी में सर हिलाकर रह गए। आमीन। खैर छोड़ो, तुम राहित का बताओ, कहाँ है वो? काफी दिन हो गए उसे देखे हुए। वो फ्रैंकफर्ट है, आजकल बिजनेस के सिलसिले में। कुछ दिन तक वापस आएगा, और ये तो तुम भी जानते हो कि पहले वो तुम्हारे घर आएगा, फिर उसे अपने माँ बाप और अपना घर याद आएगा। वो मुस्कुराते हुए बता रहे थे। वो भी उसका अपना घर है, तुम जेलस मत हो हमसे। वो उन्हें चिढ़ा रहे थे। तलाल मुस्कुरा कर रह गए। फ्रैंकफर्ट की ठंड हड्डियां जमा देने वाली थी। लोग गर्म कपड़ों में मलबूस मुंह से भाप निकालते रोजमर्रा के काम निपटाते दिखाई दे रहे थे। कारोबार जिंदगी जारी थी। ऐसे में वो उस कई मंजिला इमारत में मौजूद अपने ऑफिस की ग्लास वॉल के पास खड़ा धुंध में लिपटे शहर को देख रहा था। वो दराज कद था, चौड़े कंधे, मजबूत कसरती जिस्म, स्याह घने बालों से ढका सर। एक हाथ में कॉफी का मग पकड़े, दूसरा हाथ पैंट की जेब में फंसाए वो भवें पुरसोच अंदाज में सुकेड़े कुछ सोच रहा था। इसी वक्त वो पलटा और मेज पर रखा अपना फोन उठाया। नंबर मिलाते वो मेज के पीछे रखी सरबराही कुर्सी की तरफ बढ़ा। अब वो रिवॉल्विंग चेयर पर आरामदेह अंदाज में सर को पीछे टिकाए दाएं बाएं झूलते हुए दूसरी तरफ से फोन उठाए जाने का इंतजार कर रहा था। मरहबा, उसकी भारी रोबदार आवाज गूंजी। मैंने कुछ सोचा है।
हम एक ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं और तुम्हारे पास हाँ या ना में जवाब देने के लिए 1 सेकंड है। लबों के किनारों पर मुस्कुराहट दबाए वो 1 सेकंड को रुका और फिर बोला, और तुम्हारा वक्त खत्म। तुम्हें मेरे साथ काम करके खुशी होगी आरेज हैदर। अपनी बात कहकर सामने वाले को बोलने का मौका दिए बगैर उसने कॉल काट दी। वो जानता था आरेज ने उसे 2-4 गालियां जरूर दी होंगी। उसने फोन टेबल पर फेंका और सीधा होते हुए लैपटॉप ऑन किया। फोन के साथ रखी नेम प्लेट पर उसका नाम चमक रहा था, राइट बिन तलाल।